हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से YouTube पर अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आगे डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो लेक्चर को एंजॉय कीजिए, पढ़ाया हुआ समझ में आए, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपका अधिक समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस का ओवरव्यू डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का जो बेसिक अंतर है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, हमने इसको समझा था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट की स्टडी किया था। इसको किया था जे हैमरलिंग ने। एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, एसिटाबुलेरिया। जे हैमरलिंग साहब ने इसी एसिटाबुलेरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो न्यूक्लियस होता है वही सारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों वो एक्सपेरिमेंट जो जे हैमरलिंग साहब ने परफॉर्म किया था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आप हमारे प्रोफाइल पे विजिट कीजिए, वहाँ पर लेक्चर पड़ा है, आप उसको देख लीजिए। देन इसको देखेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस के शेप और फिर उसके नंबर की। दोस्तों, न्यूक्लियस के शेप की बात करें तो आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का शेप जो होता है वेरी करता है सेल टू सेल में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है कि आप किसी एक टिश्यू सिस्टम में देखेंगे कि उसमें जितनी भी सेल्स हैं, सभी सेल्स में न्यूक्लियस का शेप जो होता है लगभग लगभग सेम रहता है। ठीक है, उसी स्पीसीज के किसी दूसरे टिश्यू सिस्टम में देखेंगे कि उस वहाँ पर फिर न्यूक्लियस का शेप कुछ और होता है। ठीक है, ये तो बात है टिश्यू सिस्टम की। वहीं आप अगर स्पीसीज टू स्पीसीज में अगर देखते हैं, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग रहता है। किसी स्पीसीज में आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का शेप कुछ और होता है, वहीं दूसरी स्पीसीज में देखेंगे कि न्यूक्लियस का शेप कुछ और होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो वेरी करता है सेल टू सेल में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, स्क्वामस एपिथेलियम सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, डिस्क शेप न्यूक्लियस होता है। वहीं वर्टिसेला नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर स्टैक्ड सिलिएट होता है, उसमें न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। मेरे पास वर्टिसेला का इमेज है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। ठीक है, ये है दोस्तों वर्टिसेला। ये यूनिसेलुलर स्टैक्ड सिलिएट होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस का शेप जो होता है सी शेप होता है। ठीक है, तो वहीं दोस्तों अगर आप पैरामीशियम की बात करेंगे तो पैरामीशियम में न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, पायरिफॉर्म होता है। WBC की बात करें, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें न्यूक्लियस बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं WBC की इओसिनोसिल है, इसमें न्यूक्लियस का शेप कैसा है, बाइलोब्ड है। वहीं WBC की न्यूट्रोफिल सेल है, इसमें कैसा देख रहे हैं, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस देख रहे हैं। ठीक है, स्पर्म सेल जो होती है, स्पर्मेटोजोआ सेल्स जो होती हैं, उनमें न्यूक्लियस कैसा होता है, इलिप्टिकल न्यूक्लियस होता है। मेरे पास दोस्तों स्पर्म सेल का भी इमेज है, आप ये देखिए, ये स्पर्म सेल है। देख रहे हैं, ये जो आपको नीला नीला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस ही तो है। और इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो स्पर्मेटोजोआ सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप न्यूक्लियस होता है। वहीं प्लेटिफैलेक्स में देखते हैं तो इसमें ब्रांच न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था न्यूक्लियस का शेप। दोस्तों, बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को नंबर को लेके। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस का नंबर क्या होता है, वेरी करता है। किसी सेल में आप देखेंगे सिंगल न्यूक्लियस है, कुछ सेल ऐसी हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखते हैं क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियस के प्रेजेंस के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है दोस्तों यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट दोस्तों ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। ध्यान दीजिएगा, यूनिन्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एपिथेलियल सेल हो गई, स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल्स मेरे पास इमेज है, आप ये देखिए। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स ये हैं, इनमें कैसा न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस ही तो है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बाई न्यूक्लिएट की। बाई न्यूक्लिएट दोस्तों ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस की क्वांटिटी 2 होती है। ठीक है, ऐसी सेल्स जिसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं उन्हें बाई न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। जैसे कि पैरामीशियम हो गया, कैंसर सेल्स हो गई। पैरामीशियम के मेरे पास इमेज है, ये देखिए, ये है पैरामीशियम। देख रहे हैं,
पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। दूसरा छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है दोस्तों वो वेजिटेटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि फीडिंग हो गया, न्यूट्रिशन का हो गया, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। लेकिन अगर वही माइक्रो न्यूक्लियस की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार जो होता है पैरामीशियम आप देख रहे हैं कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को। मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स में आप देखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स हो गई, इनमें कैसे होते हैं, इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। एस्केरिस की जो एपिडर्मल सेल होती है उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। कोकोनट के आप जो मलाई खाते हैं, जो गरी खाते हैं ना, नारियल पानी हो गया, इनमें कैसा होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये भी मल्टी न्यूक्लिएट हो गए। इसके अलावा जो एस्कोमाइथेटिज हो गया, बेसिडियोमाइथेटिज हो गया, जो ड्यूटेरोमाइथेटिज के जो फंगल हाइफी होते हैं उनमें भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये ग्रीन एल्गी होता है वाउचेरिया करके, इसमें भी जो है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये भी दोस्तों मल्टी न्यूक्लिएट होता है। दोस्तों मल्टी न्यूक्लिएट सेल को सिनोसाइसियम सेल या सिनोसाइटिक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था न्यूक्लियस का शेप और नंबर। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियस के साइज और पोजीशंस को लेकर। दोस्तों न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो वेरी करता है सेल टू सेल में। ध्यान दीजिएगा, यदि आप सिंगल स्पेसीज के अंदर न्यूक्लियस के साइज देखते हैं तो न्यूक्लियस का साइज मोस्टली क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर स्पेसीज टू स्पेसीज देखेंगे, ठीक है, किसी स्पेसीज में न्यूक्लियस का साइज कुछ होता है, किसी दूसरी स्पेसीज में देखेंगे उसमें न्यूक्लियस का साइज कुछ और होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है यह वेरी करता है सेल टू सेल में, ठीक है। इनका जो मोस्टली जो साइज होता है वो देखा गया है 0.5 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक होता है। दोस्तों अगर हम न्यूक्लियस का पोजीशन देखते हैं तो न्यूक्लियस का पोजीशन जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है सेंटर से मार्जिन की ओर खिसक जाता है, ठीक है, सेंटर से हट जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वैक्यूल होता है ये मोस्टली जगह क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है, मोस्टली जगह ऑक्युपाई कर लेता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाता है। वहीं अगर एनिमल सेल में देखेंगे तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसमें वैक्यूल प्रेजेंट ना होने की वजह से एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को। दोस्तों न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले आपको मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जैसा कि आप सबको पता है न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। यदि आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर आपको इसमें क्या दिखता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर जो है राइबोसोम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं जो इसके सरफेस को थोड़ा सा रफ बना देते हैं। आप इसमें देखेंगे कि इसकी मेम्ब्रेन पर बहुत सारे छोटे छोटे अपर्चर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी मेम्ब्रेन की बात थी। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि ये न्यूक्लियर लैमिना होता है न्यूक्लियर एनवेलप के जस्ट नीचे, ठीक है। इसमें जो एक्वस सब्सटेंस भरा रहता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर बॉडीज देखने को मिलती हैं। इसी में ही क्रोमेटिन देखने को मिलता है। क्रोमेटिन जो होता है दोस्तों ये स्टेन के बेसिस पे 2 प्रकार से क्लासिफाइड कर देते हैं। एक डार्क स्टैंड होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और एक लाइट स्टैंड होता है जिसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थे दोस्तों स्ट्रक्चर के। तो ये था दोस्तों न्यूक्लियस का थोड़ा सा ओवरव्यू स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सबको एक एक करके डिटेल से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। दोस्तों न्यूक्लियर एनवेलप जैसा कि आप सब पता है ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक मेम्ब्रेन होती है आउटर की ओर और दूसरी मेम्ब्रेन होती है अंदर की ओर, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्मिक रीजन में होती है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ होती है, ये होती है न्यूक्लियर रीजन में, ठीक है। दोस्तों चाहे आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों किसकी बनी होती है, दोनों बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। अब आप देखेंगे
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों की विड्थ कितनी होती है? लगभग 7 से 8 नैनोमीटर की। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये स्पेस कितना होता है? लगभग 20 से 40 नैनोमीटर का। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस पे बहुत सारे छोटे छोटे राइबोसोम चिपके रहते हैं। ठीक है, ये इसके सरफेस को थोड़ा रफ बना देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है आप देखेंगे इसी आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, इसी न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लगा रहता है, फ्यूज रहता है। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये फ्यूज रहता है। इससे ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो है ये ओरिजिन हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देखेंगे कहीं कहीं क्या होता है, इस न्यूक्लियर एनवेलप पे बहुत सारे पोर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस पे देखेंगे ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इस पे क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये पोर क्या करते हैं, जहां पर ये पोर होते हैं वहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों कैसी रहती हैं, दोनों फ्यूज रहती हैं। ठीक है, ये फ्यूज रहती हैं और ये जो पोर जो होते हैं ना ये बाई डायरेक्शनल चैनल का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बाई डायरेक्शनल चैनल काम करते हैं। इनसे क्या होता है, जैसे एक राइबोसोमल सब यूनिट हो गए, प्रोटीन्स हो गई, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म से, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मिक रीजन में। तो ये क्या होगा कि प्रोटीन कहाँ आएगी, साइटोप्लाज्म से आएगा न्यूक्लियर रीजन तरफ। ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट्स कहाँ होती हैं, इनका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस से जाते हैं साइटोप्लाज्मिक रीजन की तरफ। तो इनका क्या होता है कि ये जो एनपीसी है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनके माध्यम से जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वही सारी चीजें दोस्तों यहाँ बताई गई हैं। ये देखिए न्यूक्लियर कैसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। इनकी मेम्ब्रेन विड्थ कितनी होती है, लगभग 7 से 8 नैनोमीटर की। इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये 20 से 40 नैनोमीटर का होता है। आउटर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका सरफेस रफ हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये राइबोसोम्स ही तो है। ठीक है, जो इसकी सरफेस को रफ बना देते हैं। इनकी मेम्ब्रेन पर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे अपर्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। देख लीजिए ये है अपर्चर, देख रहे हैं ये अपर्चर, ये जहां अपर्चर होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, ये कैसा काम करते हैं, ये चैनल का काम करते हैं, बाई डायरेक्शनल चैनल का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर लैमाइना का। दोस्तों न्यूक्लियर लैमाइना क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के जस्ट नीचे आप देखेंगे लैमिन प्रोटीन की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसकी, लैमिन प्रोटीन की बनी हुई 4-5 लेयर होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमाइना। ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर यहाँ दिखाई दे रही है, इंक चेंज करूँ मैं, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियर लैमाइना है। दोस्तों ये न्यूक्लियर लैमाइना का 2 काम होता है। पहला काम क्या करता है, इस न्यूक्लियर एनवेलप के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो क्रोमैटिन है, ठीक है, इस क्रोमैटिन को न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्ट करने का काम किसका है, न्यूक्लियर लैमाइना का है। तो अब ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर लैमाइना जो होता है इसकी 4-5 लेयर होती है। ये न्यूक्लियर एनवेलप के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है। इसके 2 काम होते हैं। पहला, ये न्यूक्लियर एनवेलप की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। दूसरा, ये क्रोमैटिन मटेरियल को न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये था दोस्तों न्यूक्लियर लैमाइना। ये देख लीजिए वही सारी चीजें यहाँ मेंशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर जो कोलॉइडल सब्सटेंस भरा रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो होता है प्रेजेंट होती है ढेर सारे क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियर बॉडीज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। दोस्तों बात करते हैं न्यूक्लियर बॉडीज की। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी बहुत टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अलावा कैजल बॉडी हो गया, पीएमएल हो गया, ये सब क्या होती है, ये सब न्यूक्लियर बॉडीज होती हैं।
दोस्तों अब सारी चीज़ों को जितना अब तक हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप इसकी स्ट्रक्चर को नहीं स्टडी कर पाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आपको इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है, क्या देखते हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आउटर हो गया, ये कैसा हो गया? इनर मेम्ब्रेन हो गया। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ होती है? ये होता है दोस्तों साइटोप्लाज्मिक रीजन में। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ होती है? ये होती है दोस्तों न्यूक्लियर रीजन में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन की विड्थ कितनी होती है? इनर मेम्ब्रेन विड्थ कितनी होती है? दोनों विड्थ कितनी होती है? लगभग 7 से 8 नैनोमीटर का। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, ये स्पेस कहा जाता है। ये कितना होता है? लगभग ये होता है 20 से 40 नैनोमीटर का। ठीक है, आप सबको ये क्लियर है? अभी क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन पे हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, चिपके रहते हैं इससे। ठीक है, जो इसकी सरफेस को रफ बना देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी आउटर मेम्ब्रेन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस पे हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे इस पे अपर्चर्स होते हैं। ठीक है, अपर्चर्स क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जहां अपर्चर होता है वहां पे क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों पे क्या होती है? बिल्कुल फ्यूज हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल कैसे हो जाती है? बिल्कुल फ्यूज हो जाती है। दोस्तों ये जो एनपीसी होता है ये क्या काम करता है? ये बाई डायरेक्शनल चैनल काम करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक रीजन से न्यूक्लियर रीजन के बीच में एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। ठीक है, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में बताया गया है कि प्रोटीन हो गया या आरएनए सब यूनिट्स हो गए, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट होता रहता है ये कंटिन्यू इसी के माध्यम से होता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका नेचर जो होता है सेलेक्टिव परमिबल होता है। आपको जब एनपीसी पढ़ाने लगूंगा तो आपको ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं क्या कि न्यूक्लियर एनवेलप के नीचे क्या होता है कि लैमिन प्रोटीन की बनी हुई 4-5 लेयर की एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहा जाता है लैमाइना। ये जो आपको जो नीला रीजन दिखाया जा रहा है ये क्या है? ये लैमाइना है। यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये क्या है? ये लैमाइना है। ये लैमाइना दोस्तों दो काम बताया गया था आपको। पहला काम क्या था? ये न्यूक्लियर जो एनवलप होता है इसके ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या काम करता है? दूसरा काम ये करता है दोस्तों कि इसके अंदर जो क्रोमैटिन होता है, ठीक है, इसके जो क्रोमैटिन होता है इस क्रोमैटिन को न्यूक्लियर एनवलप से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये लैमाइना का दो काम होता है। क्या? पहला ग्रोथ कंट्रोल करता है न्यूक्लियर एनवलप के, दूसरा क्रोमैटिन को न्यूक्लियर एनवलप से जोड़ने का काम करता है। ये था दोस्तों लैमाइना। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जब देखते हैं इसके अंदर आपको एक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है। और इसके अलावा कुछ और भी न्यूक्लियर बॉडीज होती हैं जैसे कि केजल बॉडीज हो गई या पीएमएल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ सबसे मेजर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन दोस्तों इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है लाइट स्टेन, देख रहे हैं ये जो लाइट स्टेन दिखाया गया है बिल्कुल हल्के हल्के से, ये क्या है? ये यू क्रोमैटिन है। ठीक है, ये यू क्रोमैटिन है। और ये जो किनारे किनारे मार्जिन जो डार्क स्टेन दिखाया गया ये क्या है दोस्तों? ये हेट्रोक्रोमैटिन है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आप इसको पढ़िए, ना समझ में आए कोई डाउट हो आप हमसे पुनः कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। पढ़िए, इससे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।